वेक्टर आर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस सम लैम्डा टाइम्स माइनस i प्लस 3j प्लस 7k। तो इस लाइन को क्या तुम कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो? ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? बी से नहीं, ए से कर रही है, बी तो डायरेक्शन है। ए से। तो ये जो पॉइंट है 2i माइनस 3j प्लस 5k, ये लाई करता है लाइन के ऊपर। हाँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2,3,5 -3,5। 2, माइनस 3,5। तो लाइन इस पॉइंट से पास करती है, इसका मतलब। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जो है वो क्या होंगी? रेशियोज 2,3,5। वो तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट ए आ गया हमारे पास जिससे लाइन पास कर रही है। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, लाइन जो है वो किसके पैरेलल है? लाइन, ये जो वेक्टर होता है, ये क्या वेक्टर होता है? ये बी वेक्टर, जो ये तो डायरेक्शन होता है ना मैम। हाँ, इसके पैरेलल होती है लाइन। हाँ हाँ, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? -1,3,7। हाँ, तो ये लाइन एल है, ये वेक्टर है एम, जो हमें दे रखा है -i प्लस 3j प्लस 7k। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज -1, 3, 7 है। हाँ तो अगर लाइन एम के पैरेलल है तो लाइन की भी डायरेक्शन रेशियोज हम सेम ले सकते हैं ना, -1, 3, 7। हाँ हाँ, तो डायरेक्शन जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन रेशियोज हम सेम ले सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्ट, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चंस करने के लिए। इक्वेशन ऑफ, ये अंडरस्टैंडिंग के बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी? कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी 2, 3, 2, 2, 3। हाँ, तो ये हो जाएगा x -2 डिवाइडेड बाय -1 कॉमा इक्वल्स टू, फिर ये y माइनस +3, हाँ +3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू z-5 डिवाइडेड बाय 7। z-5 डिवाइडेड बाय 7। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हें उल्टा भी लिखना आना चाहिए। अगर लाइन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो तुम्हें उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है तुम्हें ऐसे दे रखी है कुछ, x -1/7 इक्वल टू z, सॉरी, इक्वल टू y +4/2 इक्वल टू z इक्वल टू z/3। ठीक है, तो अब ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास करती है? ये हाँ, ये करती है 7i + 2i + 2j + 3k। फिर से देखो, कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट कौन सा होता है? अच्छा, ए है ना, ए सॉरी, तो वो हो गया -1i + 4j + 1k। -1, माइनस, हाँ हाँ, -1, +1, सॉरी 1, हाँ 1, -4 -4, z माइनस z का। नहीं, z माइनस क्या है आगे? z के आगे क्या दे रखा है? कुछ नहीं, हाँ, तो 0 हो गया ना एक तरह से वो।
z माइनस 0 हो गया ना एक तरह से ये। अच्छा, हाँ उसका पीछे का होता है, हाँ अच्छी हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है लाइन की? डायरेक्शन रेशियोज है 7:2:3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो r1 वेक्टर चाहिए और एक m वेक्टर चाहिए, ठीक है। हाँ। तो r1 वेक्टर क्या होगा? हाँ, r1 वेक्टर होगा, r1 वेक्टर क्या होगा? ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिखो ना। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, हाँ ये हो गया i -4j बस। हाँ प्लस 0 के, ठीक है। हाँ, तो लिखने की जरूरत नहीं। और वेक्टर m क्या होगा? वेक्टर m हो जाएगा 7i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो अब क्या हम इस इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी क्या फॉर्मूला है वेक्टर इक्वेशन का? वेक्टर इक्वेशन का वो वेक्टर r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लिम्डा b r इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है? r इक्वल टू r1 वेक्टर लिखा है ना बेटा, फिर अगर टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज हो गया ऐसे दो दो जगह से करोगे तो अच्छा कॉपी से ही करो बस। ठीक है, r इक्वल टू r इक्वल्स टू r1 वेक्टर है और उसके बाद ये क्या दीजिए प्लस ये लिम्डा प्लस लिम्डा है ना, हाँ फिर m वेक्टर, हाँ तो हमारे पास क्या आ गया? r इक्वल टू r इक्वल्स टू i -4j प्लस लिम्डा इंटू 7i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, समझ में आ गई? ये दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लिए तुमने? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आगे होगा नहीं फिर पढ़ाई। हाँ, ये दोनों कॉपी कर लिए? एक मिनट नीचे ऊपर वाला कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, अभी ये नीचे वाला ये वो, हाँ ये वेक्टर वाला, हाँ। और ज्यादा लिखना चाहो तो अपनी नॉलेज के लिख सकते हो। लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट, मतलब दिस, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर दिस, ठीक है। लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ये तुम्हारे लिए एग्जाम में तो सीधा डायरेक्ट लिखना होता है बस, इतने सारे स्टेप्स नहीं लिखने पड़ते हमें, पर अभी क्योंकि नया नया है तो अभी दिमाग में बैठते हुए टाइम लगता है। लाइन इज पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर दिस, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m, राइट? ये समझ आ गई? तो कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी हो तुम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, और कोई भी वेक्टर इक्वेशन दे रखी हो उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। अभी यहाँ कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं। अब अगर हमारे पास हो इक्वेशन इस फॉर्म में, जैसे x प्लस 5/7 इक्वल टू 3x माइनस 2/4 इक्वल टू 3y माइनस 2/4 इक्वल टू 9 माइनस z, ठीक है। मान लो ये दे रखा है और मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म,
ठीक है। तो अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमें इस इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन की। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन की वो है x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में b और इक्वल्स टू ये z माइनस z1 अपॉन में c। तो ये क्या x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन फॉर्म है कि नहीं है? पहले नहीं, क्या चीज डिस्टर्ब कर लिए? यहाँ पे x के बाद तो प्लस है। प्लस है तो हम इसको माइनस और -5 लिख सकते हैं। हाँ, तो अभी x माइनस x1 बन गया। तो सबसे पहले हमें ये काम करना होता है, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है? यहाँ पे अब वहां पे डिनोमिनेटर नहीं है। नहीं, इसमें y1 माइनस, हाँ इसमें y के आगे कोफिशिएंट है तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो जब 3 से ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पर y बन जाएगा। हाँ, बट ऊपर 6 माइनस यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे 6 कैसे बन जाएगा? 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई थोड़ी कर। अच्छा हाँ, 3 तो हटाना है ना। हाँ तो 2 ही आएगा। 2 ही आएगा। जब 3 से डिवाइड करोगे तो पूरे को डिवाइड करोगे ना 3 से। 2/3। हाँ, तो ऊपर डिवाइड किया ऐसे नीचे भी डिवाइड करेंगे। हाँ, तो वो हो जाएगा 4/3। अच्छा से डिवाइड कर। हाँ, हमें 3 हटाना था ना, क्योंकि 3 प्रॉब्लम दे रहा था हमें। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे ये क्या z माइनस z1 फॉर्म है? z माइनस नहीं, यहाँ पे तो z नहीं है, यहाँ पे न्यूमेरिकल z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 9 थोड़ी कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट 1 -1। अच्छा, 1 होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हाँ -1। तो अब जब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं दे रखा है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होता है जब कुछ नहीं दे रखा होता? तो 1। तो ये तो एक तरह से अपॉन 1 है। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मुझे यहाँ से माइनस हटाना है। तो अब मैं ऊपर नीचे क्या करूंगी, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं। ठीक है ना। तो माइनस हटाने के लिए ऊपर नीचे माइनस साइन से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? वो जाएगा -z प्लस z हो जाएगा। हाँ, -9 प्लस z, हाँ 9 z -9 और नीचे क्या हो जाएगा? -1 है ना, जो ऊपर कर रहे हैं वो नीचे भी करना पड़ेगा, तभी इक्वल आएगा ना। हाँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3/5 है, तुम इसको इक्वल लिखना चाहते हो, अगर तुम यहाँ -3 कर रहे हो तो नीचे -5 करना पड़ेगा। हाँ। तभी इक्वालिटी मेंटेन रहती है ना। हम उसकी जगह लिख रहे हैं तो हमें सेम चीज डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे। तो ये हमारे पास, ये अब किसको कहते हैं, राइटिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने कार्टेशियन इक्वेशन को अभी किस फॉर्म में लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो एक बार हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है, उसके बाद वेक्टर इक्वेशन लिखनी हमारे लिए आसान हो जाती है। अब यहाँ पर r1 वेक्टर क्या बनेगा? r1 वेक्टर, हाँ r1 वेक्टर बन जाएगा यहाँ पे -5 कॉमा -2/3। अब पॉइंट मत लिखो, सीधा लिखो। r1 वेक्टर क्या बनेगा? -5i। -5i माइनस नहीं +2/3 j, और फिर वो हो जाएगा प्लस हाँ वो 9k। ठीक है, ये r1 वेक्टर आ गया, क्योंकि लाइन पास करती है -5, 2/3, 9 से। ठीक है ना। हाँ, और वेक्टर m क्या बन जाएगा? तो m हो जाएगा 7i + 4/3 j
प्लस -1 बाय, हाँ मतलब -1 बाय k, -1 k, हाँ ठीक है। तो अब वेक्टर फॉर्म क्या होगी इक्वेशन की? वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या आएगी? वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन आ जाएगी r वेक्टर इक्वल्स टू -5i प्लस 2/3j प्लस 9k 9k प्लस लिम्डा into 7i plus 4/3j plus k माइनस के, minus k। ठीक है। तो ये समझ आ गया? इतना हाँ। समझ में आ गया? हाँ हाँ। ये जो सब मैंने समझाया है ना, इसको भूल नहीं जाना है, ये सब तुमको याद रखना है। अच्छा, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ इस एक्सरसाइज में, क्योंकि यहाँ से तुम्हें एक मेन क्वेश्चन तो आएगा ही। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट टू आई, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब जो पॉइंट से पास करिए उसका पोजीशन वेक्टर ये है। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू I plus 2j plus k. Deduce the Cartesian equation. Deduce छोड़ दो, deduce तो वो लंदी वाला मेथड हो जाता है, ये कोई पूछने लगा। Find the Cartesian equation also. सिद्धार्थ ये करो जरा, वेक्टर इक्वेशन लिखो फिर कार्टेशियन इक्वेशन लिखो। हाँ हाँ हाँ। करो और मुझे आंसर बताओ क्या रहा। क्लास तुम भी करो बेटा अपनी कॉपी में। यस मैम। क्या होगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन? वेक्टर हो जाएगी 2i plus j minus 3k plus lambda i plus 2 lambda j और फिर हो जाएगा lambda प्लस लैम्डा टाइम्स i plus 2j plus k। ये कह रहे हो? हाँ। फिर पलाश इसमें कोई गलती है? अगर बच्चा ये लिख देगा तो उसको नंबर मिलेंगे नहीं। r वेक्टर इज इक्वल्स टू, हाँ समझ में आया सिद्धार्थ? अच्छा, अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो ये तो एक पॉइंट बन जाएगा, आई जे के कुछ कोफिशिएंट्स आ जाएंगे बस। तो लाइन की इक्वेशन जैसे तुम पहले पढ़ते थे लाइन, तो वहां पर एक्स वाई होता था ना, थोड़ी ना लाइन होती थी, खाली नंबर लिख देंगे लाइन थोड़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर वो काम कौन कर रहा है? आर वेक्टर कर रहा है। आर वेक्टर से ही तो एक्स वाई जेड आता है, ठीक है। तो इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएगा तुम्हारा, मीनिंग ही नहीं है ना, इक्वेशन में इक्वल टू तो आया ही नहीं, देखो तुम्हारा। तो आर इक्वल टू इसको भूलना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गई अपनी गलती? हाँ, अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन इक्वेशन x minus 2 divided by lambda, जल्दी मत करो, x minus 2 divided equal by to 1 divided by 1
डिवाइडेड बाय 1, हाँ, और मतलब क्या ही फर्क पड़ता है उससे। हाँ, फिर वो हो जाएगा y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू z माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1। जो भी है। गलती अवॉइड करने के लिए अच्छा ये होता है कि ऐसे करके लिख लो, पॉइंट जो है वो 2 1 माइनस 3 है और dr डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो 1 to 1, ठीक है ना। फिर इससे गलती अवॉइड हो जाती है, ऐसे लिखने में गलती हो सकती है डायरेक्ट करोगे तो, ठीक है। ऐसे जरा सा लिख दो साइड पे, फिर करते रहो। समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ हाँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द वेक्टर and Cartesian equation of the line passing through I minus j minus 4k, ठीक है, and parallel to the line x minus 3/5 equal to 5 minus y upon minus 2 equal to 2z plus 1/3। मान लो पहले हम वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है? r1 वेक्टर, r1 वेक्टर और m वेक्टर। तो r1 वेक्टर हमें दे रखा है, ठीक है। तो r1 वेक्टर तो मेरे पास यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ i minus j minus 4k हो गया। अब m वेक्टर कहाँ से आएगा? हमें क्या दे रखा है? लाइन किसके पैरेलल है? पैरेलल टू x minus 3 पैरेलल है। डिवाइडेड। तो अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो मैंने अभी बताया था उनकी क्या सेम होती है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस कहाँ से आ गया? नहीं, वो डायरेक्शन रेशियो। हाँ, तो उनकी एक्चुअली सेम नहीं होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज, लेकिन हम सेम ले सकते हैं, ठीक है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अगर एक की डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखी हो तो वो हम दूसरे की भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है? क्योंकि लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 5 minus 2 3। 5 minus 2 3 तो नहीं है, ठीक से देखो सिद्धार्थ, बताओ है क्या वो 5 है? 5 ही है ये। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। क्या बताया था मैंने अभी? सिद्धार्थ बोलो, डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट अभी हमने निकाले थे, कैसे करा था? हाँ, क्या पलाश ठीक कह रहा है या कुछ और चाहिए हमें? वो z के आगे 2 लगाओ। z के आगे 2 लगा हुआ है, वेरी गुड। और क्या ऑब्जेक्शन है? 5 minus y। 5 minus y, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। हाँ, पेपर में जैसे ही हम ये जल्दी मचाते हैं हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और वो जानबूझ के ऐसा कुछ करेंगे जरूर तुम्हें, तो जल्दी नहीं मचानी है। तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइन क्या बनेगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो सिद्धार्थ, बोलो कैसे अभी समझाया था मैंने।
अच्छा अच्छा, वो हो जाएगा x minus 3 by 5 equals to y minus 5 divided by 2. x minus 3/5 इक्वल टू y minus 5 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर नीचे हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या करें? ये हो जाएगा z प्लस 1/2 मतलब हाफ, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, क्लास समझ में आ गया? यस मैम। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। तो अब हम वेक्टर m लिख सकते हैं। हमारे पास डायरेक्शन रेशियो तो हमें दिखाई दे रही है। तो वेक्टर m क्या आएगा? वेक्टर m क्या बनेगा इसका? 5, 2, 3/2। नहीं, वो तो डायरेक्शन रेशियो। वेक्टर m अच्छा, 5i plus 2j plus 3/2 के। तो ये जो पैरेलल लाइन है इसके m के पैरेलल है, ठीक है ना? और रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पैरेलल लाइन के पैरेलल है। तो वही मैं बता रही थी कि सेम डायरेक्शन रेशियोज हम ले सकते हैं। तो यही m हम यूज कर सकते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन के, और ये लाइन जो है वेक्टर m के पैरेलल है। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी? r इक्वल टू, हाँ, वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी? जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करो, वरना गलती हो जाएगी। तुम्हें पता भी होगा ना तो भी गलती हो जाएगी, ध्यान नहीं रहता हमको पेपर करते करते भी। वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? r इक्वल टू, वेक्टर, हाँ, r1 क्या है? r1 है i1 मतलब i minus j minus 4 इसका भी कुछ काम होता है। i minus j minus 4k और प्लस lambda lambda टाइम्स times 5 जब देखो तुम इसको 5i प्लस 2j प्लस 3/2। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देना है, इसको आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना होता। ठीक है, और इसी की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? वो हो जाएगा x minus 1 divided by 5। हाँ, पहले पॉइंट लिखो वरना फिर गलती करोगे। पॉइंट क्या है? 1, 1, 4 1,1 है, -1, -4। हाँ, यही तो बार बार कह रही हूँ, गलतियां होंगी वरना फिर। हाँ, अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है? वह 5, 2, 3/2। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनी? x x माइनस minus 5 मतलब क्या था हाँ, वो x minus 1 divided by 5 equals to y minus plus y 1 माइनस और -1, हाँ, divided by 2 equals to z plus 4 divided by 3/2। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, अच्छा, ये देखो, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 6x minus 2 equal to 3y plus 1 equal to 2z minus 2। क्या होंगी इसकी डायरेक्शन रेशियोज? फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिया ना? यस। क्वेश्चन 4। हाँ, ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे तुम्हें, तो ये अच्छे से कर लोगे तो वो कर पाओगे, इसलिए इनको ढंग से कॉपी करो ताकि एक्सरसाइज कर पाओ। हाँ, अब ये 5th क्वेश्चन। हाँ, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? करो जरा सिद्धार्थ अपनी कॉपी में, मुझे आंसर बताओ।
सिद्धार्थ तुम्हारा क्या है आंसर? मेरा आया 2/6 अच्छा, मतलब को क्या बताऊं, वो आर खाली डायरेक्शन रेशियोज बताओ मुझे, आंसर बताओ। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो बतानी है 1/6, 1/3, 1/2। ठीक है। प्लस देखो ये लाइन तुम्हें दे रखी है। यस मैम। तो अगर हम इसको देखें तो ये लाइन क्या हुई, 6x - 2/1 इक्वल टू 3y + 1/1 इक्वल टू 2z - 2/1। यही मतलब हुआ इसका। ठीक है। Flash, is it clear? यस मैम, यस मैम। तो अब जब 6 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 1/6 आएगा ना। हाँ 6 नहीं आएगा ना, 1/6 आएगा। ऐसे ये 1/3 आएगा और ये हाफ आ जाएगा। ठीक है। तो जब ये जैसे डायरेक्शन रेशियोज तुम्हें पता है प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं, है ना। तो मान लो तुम्हारे पेपर में ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे और तुम देखो ये वाला कोई आंसर ही नहीं है वहां पे। तो ये हो सकता है कि वो इसकी दूसरी वर्जन दे दे। दूसरी वर्जन कैसे होती है कि अगर हमारी ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं किसी भी लाइन की, तो डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं, तो लैम्डा ए, मतलब मैं कोई और सिंबल यूज कर लेती हूँ, वो लैम्डा से मेरा मतलब नहीं है यहाँ पे। कुछ PA, PB, PC are also direction ratios of the line. ठीक है। यस मैम। ये if ABC are direction ratios of a line, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं इसलिए यूनिक नहीं होते। तो if ABC, ये लिख के रख लो अपने पास, are direction ratios of a line, then PA, PB, PC भी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। तो जैसे यहाँ 1/6, 1/3, 1/2 है, मैं इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास? 1 2 3। 1 2 3। तो ये भी आंसर गिवन हो सकता है और ये भी गिवन हो सकता है जो हमने पहले लिखा था। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। हो सकता है उसने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा हो, नॉर्मली जो इसका LCM होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कई बारी। तो इसलिए परेशान नहीं होना है तुम्हें, उसको मतलब कि देख लेना है कि कौन सा आंसर सूट कर रहा है। समझ में आया ये बात मेरी? यस मैम। जब भी हमारे पास किसी एक ही लाइन की 2 डायरेक्शन रेशियोज हो, मान लो तुम्हारे पास A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 भी उसकी डायरेक्शन रेशियोज है, तो मैंने बताया था ना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज जो है उनकी रेशियो इक्वल होती है। ठीक है। तो इस चीज से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है कि अगर हम अगर तुम रेशियो निकालोगे तो 1/6/1, 1/3/2, 1/2/3, यही चीज बन जाएगी, है ना। ठीक है। ये समझ आ गया नहीं सिद्धार्थ? इज इट क्लियर? हाँ यस मैम। आगे चलूं? हाँ क्लास समझ आ गया बेटे? यस मैम। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स मीट। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का YZ प्लेन, सेकंड पार्ट है 2x + y + z = 7। ठीक है। तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2 पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का कल मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया था, तो कैन यू राइट दैट इक्वेशन ऑफ लाइन? कार्टेशियन फॉर्म वाली ना? हाँ कार्टेशियन ही लिखना। इक्वेशन ऑफ लाइन joining 2 - 3, 1 and 3 - 4, -5, 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x - x1 x2 - x1। तो x - 2 अपॉन 2 - 3। सिद्धार्थ समझ आ रहा है? फॉर्मूला याद है क्या था?
देखो अपनी कॉपी में, याद किया तुमने? कौन सा मैम? लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मैम क्या अगर फॉर्मूला था? लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, अच्छा हाँ, वो तो वही है ना, उससे वो हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर। तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, x हाँ। माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू, तुम भी अपनी कॉपी में लिखो ताकि याद हो जाए तुम लोग को, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3। देखो इधर देखो, सामने स्क्रीन पर, अगर तुम 3 माइनस 2 करोगे तो सारा -4 -3 -5 -1 वही करना पड़ेगा, और अगर 2 माइनस 3 करोगे मतलब x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 भी यहाँ पर करा जा सकता है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल नंबर्स ही तो होते हैं। लेकिन तुम उसी वही करो जो तुमने फॉर्मूला लर्न किया हुआ है। तो x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 ये आएगा इक्वल टू, आगे क्या आएगा, y, हाँ अप्लाई करो फॉर्मूला, आगे क्या आएगा, आगे आएगा y2 y माइनस 2 डिवाइडेड बाय -2, फिर से दोबारा 2, y माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 3 अच्छा इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय -5 और -1, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास, तो ये इससे हमारे पास आ गया, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन -1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन -6, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे मैंने ये पॉइंट यूज किया 2 -3 1, तो इसकी जगह ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम किसी को भी x1 y1 z1 और किसी को भी x2 y2 z2 मान सकते हो, ठीक है? हाँ। समझ आ गई बात? 2 पॉइंट है, किसी को भी मैं x1 y1 z1 कह दूं, किसी को भी x2 y2 z2 कह दूं, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये लाइन जो है yz प्लेन को कहाँ काट रही है। तो ये तुम्हारे पास ऐसे yz प्लेन है, yz प्लेन जो होता है इसमें से लाइन पास कर रही है, ठीक है? जैसे xy प्लेन तुम पढ़ते थे, xy प्लेन पहले 11th में xy प्लेन था ना? हाँ। तो xy प्लेन में z कोई पॉइंट है तो उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 ठीक है ना, 0 होता है, क्योंकि वो xy प्लेन कौन सा होता है, जो फर्श होता है। तो फर्श पर जब है तो वो xy प्लेन में तो 0 होता है। इसी तरह से yz प्लेन में क्या 0 होगा? yz प्लेन में हाँ, x 0 होगा, ठीक है ना? जो मिसिंग है वो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, मतलब yz प्लेन का, जैसे हम xy प्लेन कहते हैं, तो इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो कैसा होगा, a1 b1 0, ठीक है ना? या xy 0 ऐसे कुछ होगा। अगर yz प्लेन है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? x कोऑर्डिनेट 0 होगा, हाँ x कोऑर्डिनेट y उसमें कुछ होगा, b1 हो गया, और z इसी तरह से कुछ c1 हो गया, इस तरह से पॉइंट होगा कुछ भी, ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर दे रखा है yz प्लेन। तो लाइन जो है वो जब yz प्लेन से निकलेगी तो yz प्लेन को किसी पॉइंट पे काटेगी। yz प्लेन क्या है? एक तरह से जहां जिस टेबल पे तुम बैठे हो, काम कर रहे हो, या जो तुम्हारी कॉपी है उसकी जो शीट है जिस पर तुम लिख रहे हो, उसको समझ लो yz प्लेन है, ठीक है? अब उस प्लेन में से अगर मैं कोई लाइन पास करूंगी तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे?
तुम्हारी कॉपी के पेज में से अगर हम एक लाइन पास करते हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? 3 कैसे आएंगे? इसको मत देखो सामने स्क्रीन को, 3D समझो। ये ऐसे लेटी हुई नहीं है वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन तुम्हारे घर के हिसाब से तुम्हारे घर की एक दीवार है। हाँ। समझाया था ना मैंने XYZ उस दिन। तो जो तुम्हारे घर की वॉल बनेगी वो वाईजेड प्लेन होगी। तो उसमें से अगर लाइन पास करते हो, अपनी दीवार में से कोई लाइन पास करते हो, तो वो कितने पॉइंट पे काटेगी? हाँ नहीं, कुछ नहीं, कुछ एक रस्सी पास करके दिखाऊं? नहीं। हाँ, उसकी थिकनेस नहीं होती है दीवार की। जो हमारा प्लेन है उसकी थिकनेस नहीं है कुछ भी। हमारे जो कॉपी की शीट है उसके जैसी है वो दीवार। तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी? यस पलाश? 1 पॉइंट पे। एक ही तो पॉइंट आएगा ना, लाइन और एक पेज में से लाइन निकालोगे तो एक पॉइंट ही तो आएगा ना। तो वो जो पॉइंट आएगा उसका वाईजेड प्लेन में अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उस प्लेन में? 0। तो ये जो लाइन है इसका, ये अगर मैं इसको इक्वल टू लैम्डा लिख देती हूँ, तो मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ से XYZ की वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल टू क्या आएगा? x माइनस 2/1 इक्वल टू लैम्डा करो तो क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आ गई? 3 लैम्डा भी तो है इधर। लैम्डा। हाँ 3 लैम्डा कैसे हो गया? लैम्डा प्लस 2, सॉरी क्या हो गया आज? हाँ लैम्डा प्लस 2। इसी तरह से y क्या आएगा? 3 माइनस लैम्डा माइनस 3। माइनस लैम्डा माइनस 3। सिद्धार्थ तुम्हारा को समझ आ रही है बात? है? ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना जो मैं साइड पे लिख रही हूँ? हाँ। तो y की ये वैल्यू आएगी, -1 इधर आ जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 3। ठीक है ना? और सिद्धार्थ अब तुम बताओ z क्या आएगा? हाँ z आ जाएगा। z आ जाएगा यहाँ पे y, सॉरी z। यहाँ से z की वैल्यू निकालो ना लास्ट इक्वेशन में से। 6 इक्वल्स टू 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5। -6 प्लस -5? नहीं, मैं कह रहा हूँ -6 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो इधर लैम्डा भी तो है इक्वल टू, लैम्डा नहीं लिखा तुमने कॉपी में? -6 लैम्डा, हाँ -5 लैम्डा हो जाएगा। -5 लैम्डा कैसे होगा? मैम यहाँ पे 2 भी तो है ना, मतलब 1 भी तो है ना, माइनस का 1। तो z -1/-6 इक्वल टू लैम्डा है, तो z की क्या वैल्यू आएगी? फिर z हो जाएगा वही हो जाएगा -6 लैम्डा प्लस 1। तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? अच्छा। तो ये जो है ये इस लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जाती है हमारे पास लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स आते जाते हैं। लैम्डा को 0 पुट करो, 1 पुट करो, हाफ पुट करो, -हाफ पुट करो, 1/3 पुट करो, अलग अलग पॉइंट्स आते जाते हैं। तो ये इसके जनरल पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट जहां पर की लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को, इस पॉइंट पर, मान लो मैं इसको पॉइंट P1 कहती हूँ, तो इस पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो ये इसके जो पॉइंट्स होंगे ये कुछ 0 YZ होंगे कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने 2D में किया था कि कोई भी लाइन जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो उसके वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे वहां पर? x,0 x,0। ठीक है ना? y कोऑर्डिनेट 0 होता था। ऐसे ही जब YZ प्लेन है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा।
ठीक है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है वो इसका 0 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, तो हम इससे y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया लैम्डा -2 आ गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा को -2 पुट करो, क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ -2 -3, कितना है ये, y क्या है, भाई 1 है ना, -1, y -1 ये आया, बड़ा है। और z क्या आएगा, -2 पुट करो, z क्या आएगा, -2 पुट करो, कितना आया, हाँ सिद्धार्थ क्या बना, z 13। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0, -1, 13। हाँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, -1, 13। समझ में आ गई बात। तो जब हमें ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो हम पहले ये जनरल पॉइंट लिखते हैं, जनरल पॉइंट लिखने के बाद जो भी कंडीशन बनती है उसको यूज करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, उससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ, हमें फिर से बता दीजिए लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कैसे आया। क्योंकि जब जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन के साथ, वो पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट है ना लाइन का, ये जो हमारी लाइन है इसके जनरल कोऑर्डिनेट जो हैं x y z जनरल कोऑर्डिनेट होते हैं ना लाइन के, तो ये हमारे पास आ गए लैम्डा प्लस 2 कॉमा माइनस लैम्डा -3 कॉमा -6 लैम्डा प्लस 1। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट्स पॉइंट P1, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें वो लैम्डा की वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए कि वो ये YZ प्लेन का पॉइंट बन जाए। तो YZ प्लेन का वो पॉइंट कब बनेगा, जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अदरवाइज तो वो YZ प्लेन पे आएगा नहीं लाइन का पॉइंट। ठीक है, यस मैम, समझ आ गई बात। यस मैम। अच्छा, इसी तरह से ये है, इसका एक और पार्ट मैंने लिखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस मीट दिस। इसको मीट करना है लाइन को, अब लाइन इसको मीट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। YZ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस यहाँ पर सीधा इक्वेशन ही दे रखी है, तो इसको मीट करते हैं तो हमारे जनरल पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो इसमें x y z की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन ही होती है, तो ये कोई प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, और लाइन इससे पास कर रही है, तो कोई एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी लाइन इस प्लेन के, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराएगा। तो हम जो लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट है इसमें पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो तुम्हारे कोर्स में प्लेन नहीं है तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ना आए, पर मैंने सेफर साइड में करने के लिए करा रही हूँ तुम्हें कि अगर आ जाता है तो तुम कर सको, क्योंकि YZ प्लेन तो तुम्हारे कोर्स में है, ऐसा नहीं कि YZ प्लेन XY प्लेन भी नहीं है, वो तो है ही सही, तो इसलिए इस टाइप का भी कर लो। तो 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 2 और क्या है माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा -3 और z क्या है -6 लैम्डा प्लस 1 -6 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 7।
तो यहाँ पर भी इसी तरह से सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कुछ। करो सॉल्व, समझ आ गया ये? हाँ सिद्धार्थ समझ आया? यस। तो इसमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल के और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है? अच्छा, -1। हाँ यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? मेरा तो ये 2 लैम्डा प्लस 2 को फिर उस तरफ कर दिया -2, फिर इधर 2 से 2 डिवाइड -1 आ रहा है। माइनस आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? जनरल पॉइंट ये था हमारे पास, हाँ तो इसमें लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करो। 1, -4, 7। अच्छा, यही आ रहा है प्लस, तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है? अच्छा, 1, -4, 7 ये आ रहा है, देखो। -4, 7। हाँ, क्यों -1 था तो 1, ये -3 + 1 बनेगा ना, -2 बनेगा ना। वो तो अच्छा, हाँ माइनस का है ना, हाँ वो 2 उसके बाद फिर ये 7। ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो जल्दी से। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस and parallel to the line joining the points this and this. क्या होगी इक्वेशन ऑफ द लाइन? सिद्धार्थ बोलो जल्दी से। Find the vector equation of line passing through the point P R2। तो क्या मैम, क्या करूँ मतलब क्या क्या फाइंड, अच्छा इसका हो जाएगा पॉइंट दे रखा है, R। R1 वेक्टर तुम्हें मिल गया, ठीक है। हाँ, क्या है R1 वेक्टर? R1 वेक्टर है 2i - j + k। और M वेक्टर कहाँ से आएगा? M वेक्टर आएगा ज्वाइनिंग द पॉइंट। अच्छा, इसका वो करना पड़ेगा। तो ये हाँ, क्या आएगा M वेक्टर? M वेक्टर आएगा माइनस, इसको तो निकालना पड़ेगा ना माइनस में, हाँ ऐसे हाँ, थोड़ी आएगा। निकालना पड़ेगा, तुम बताओ कैसे निकालेंगे। अच्छा, तो पहले इसका वो करेंगे, वो x1 x -1 x-x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 कार्टेशियन वाला। फॉर्म में क्यों लिखना है? अच्छा, वैसे नहीं करना। हमें तो Okay. M वेक्टर चाहिए पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, I + 2j + 2k। तो इसके पैरेलल है ये जो लाइन L हम निकाल रहे हैं, इसके ऊपर ये पॉइंट है 2i - j + k, ठीक है। तो L जो है वो AB के पैरेलल है, हाँ तो तुम AB वेक्टर नहीं लिख सकते? हाँ हाँ, ए बी वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या आएगा? ए बी वेक्टर आएगा 1 + 1i। 2i हो गया। हाँ, और फिर ये आ जाएगा 2j। 2j आ रहा है, ध्यान से देखो। हाँ -2j। उसके बाद फिर आ जाएगा 2k 1k। ठीक है ना। हाँ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमने क्या कर लिया, B - a कर दिया एक तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास M वेक्टर आ गया। तो लाइन जो है वो AB वेक्टर के पैरेलल है, या AB लाइन के पैरेलल है। तो हमने AB वेक्टर निकाल लिया, तो लाइन इसके पैरेलल होगी। समझ आ गई? L इज पैरेलल टू AB, ये हमें दे रखा है। तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन
क्या आएगी? अच्छा वो आएगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी मतलब हाँ ठीक है वो हो जाएगी टू आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस k प्लस लेमडा इनटू 2i माइनस 2j प्लस k। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखो। अच्छा इसका ये भी करना है ओके। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये हाँ ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 y प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल्स x टू माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 हाँ और फिर ये हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है ना? हाँ अब अगर इसके मैं पूछूं जनरल पॉइंट्स क्या होंगे? जनरल पॉइंट्स लिख सकते हो? कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट। अच्छा अब ये कर लिया जनरल पॉइंट। अभी मैंने ऊपर समझाया कैसे लिखते हैं। कभी जनरल पॉइंट की हमें जरूरत पड़ती है आगे, तो जनरल पॉइंट कैसे लिखते हैं किसी भी लाइन के? ये देखो ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था ना कैसे लिखे थे हमने जनरल पॉइंट। इसको क्या करते हैं? इक्वल टू लेमडा लिख के फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? अच्छा ऐसा है ये किया था ना? समझ तो गया ये जनरल पॉइंट होता है। ठीक है, समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गया? प्लस तुमने कर लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। आते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन्स r equal to r1 plus lambda m1 and r equal to r2 plus lambda m2। ठीक है, ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो क्वेश्चन क्या होता है, हमें ये एंगल थीटा निकालना होता है। ठीक है, अब दो लाइंस हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है। ये लाइन हमारे पास L1 है, ये कोई लाइन L2 है और इसके बीच में एंगल थीटा। ठीक है, अब ये जो M1 वेक्टर होता है यहाँ पर, ये और लाइन L1 का क्या रिलेशनशिप होता है? L1 और वेक्टर M1, वेक्टर M1 और L1 का क्या रिलेशनशिप होता है? जब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखते हैं r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m, तो वो वेक्टर m क्या होता है? कल बताया था वेक्टर m कौन सा वेक्टर होता है? अच्छा वेक्टर m, अच्छा मैं पता नहीं क्या है। हाँ वो तो डायरेक्शन होती है, पैरेलल होता है उसको। पैरेलल होता है, तो यहाँ मैंने m की जगह m1 ले लिया है, क्योंकि दो लाइंस थी ना, दोनों जगह m तो नहीं लिख सकती थी। अच्छा, तो ये जो L1 लाइन है ये M1 के पैरेलल है। ठीक है, और इसी तरह से जो L2 लाइन है ये M2 के पैरेलल है। तो जो एंगल L1 L2 के बीच में है, सेम ही एंगल जो है M1 M2 के बीच में भी होगा।
ठीक है, जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, उनके बीच में जो एंगल है, जो L1 L2 के बीच में एंगल होता है, वही उनके पैरेलल लाइंस के बीच में रहता है ना, ज्योमेट्री में तुमने छोटी क्लासेस में रिजल्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है? देखो L1 और L2, L1 के पैरेलल ये मैंने यहाँ M1 ड्रॉ कर दिया, और L2 के पैरेलल अगर तुम M2 लाइन ड्रॉ कर दोगे तो एंगल सेम बनेगा ना उनके बीच में। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये आ गया, दिस इंप्लाइज थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर M1 एंड वेक्टर M2। रोहन, थीटा एंगल है M1 और M2 के बीच में, तो थीटा एंगल होगा बिटवीन M1 एंड M2। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो कैसे निकालते हैं? क्या बताया था मैंने? कॉस थीटा। हाँ 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 हाँ, कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा कब आता था? कॉस थीटा कब आता था? जब दोनों को वो करते थे, मतलब दो वेक्टर्स को का हाँ। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हाँ, उनका तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं, हाँ, तो उनका M1 डॉट M2 होता है ना हमारे पास, मैग्नीट्यूड M1 मैग्नीट्यूड M2 कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉस थीटा इक्वल टू M1 डॉट M2 अपॉन मैग्नीट्यूड M1 मैग्नीट्यूड M2। ठीक है, यस मैम। ये आ गया। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना हो तो हमारे पास क्या है कि हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं, और यहां से फिर हमारे पास थीटा इक्वल टू आ जाता है कॉस इनवर्स M1 डॉट M2 अपॉन मैग्नीट्यूड M1 M2। ठीक है, ये समझ में आ गई सिद्धार्थ? फ्लैश को तो ये आता होगा, फ्लैश मैम, क्योंकि इन्होंने तो फिजिक्स में भी यूज किया भाई ये। तो ये cos थीटा इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? और अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो तो तुम उसमें M1 M2 निकाल सकते हो, हाँ, है ना? तो M1 M2 निकाल सकते हो, तो उससे तुम्हारे पास थीटा आ जाएगा। तो क्योंकि कार्टेशियन वाला फॉर्मूला रटने से फायदा नहीं है, तो सीधा ये वेक्टर वाला फॉर्मूला याद रखो और इससे ही क्वेश्चन कर लेना। अगर कार्टेशियन हो तो उसके पहले वेक्टर इक्वेशन बना लो, फिर थीटा निकाल लो ये यूज करके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है कि if two lines की जगह L1 L2 लिख देती हूँ। If L1 is perpendicular to L2, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर होंगे तो देन क्या आएगा? M2 is equals to 0. M1 डॉट M2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा सिद्धार्थ? हाँ, यस मैम। अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो क्या चीज 0 हो जाएगी? लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो M1 डॉट M2 क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड M1 मैग्नीट्यूड M2 cos 0 90। तो बट वो तो 0 है। हाँ, ठीक है, तो cos 90 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आ गया M1 डॉट M2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन याद रखनी है। तो जब भी लाइंस परपेंडिकुलर पूछी जाए तो इसका मतलब M1 डॉट M2 को तुम्हें 0 शो करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन को लर्न करना है। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन क्या रिलेशनशिप होता है M1 M2 में? M1 M2 में वो पैरेलल होते हैं। हाँ, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर क्या होता है दूसरे का? Lambda times. हाँ, स्केलर मल्टीपल। ठीक है ना? M1 इक्वल टू सम
लैम्डा टाइम्स m2। ऊपर वाले लैम्डा से तुम कंफ्यूज ना करो, लाइन वाले यहाँ पे भी ना एक्चुअली मैंने लैम्डा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर मैंने लैम्डा लिया है, तो यहाँ पर ये कुछ और कोफिशिएंट लेना चाहिए म्यू। ठीक है, तो ये ठीक कर लो, म्यू कर लो, r इक्वल टू r2 प्लस म्यू m2। सेम तो नहीं यूज कर सकते ना। तो L1 पैरेलल टू L2 है, तो देन M1 जो है वो M2 का कुछ मल्टीपल होगा, लैम्डा टाइम्स लिख लो या कुछ P टाइम्स M2 लिख लो, ऐसे कुछ भी। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अगर हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन दे रखी है मान लो x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, और हमें क्वेश्चन परपेंडिकुलरिटी पे आ जाता है पेपर में, तो हमारी कंडीशन जो हमने याद की हुई है वो ये याद की हुई है कि m1 डॉट m2 जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो मान लो ये हमारी L1 है और ये L2 है कार्टेशियन फॉर्म में। तो इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो यहाँ पर M1 वेक्टर क्या बनेगा? यस, M1 वेक्टर क्या बनेगा सिद्धार्थ? सिद्धार्थ बोलो जल्दी से बेटा, वेक्टर M क्या बनेगा इसमें? ये तो बताओ कि आता है कि नहीं आता, इतना तो बोलोगे कि नहीं? हेलो, हाँ अच्छा कुछ बोल रहे थे मैम, यहाँ पे भी तो ये L1 लाइन ये है कार्टेशियन फॉर्म, तो इसका M वेक्टर क्या बनेगा? M1 कार्टेशियन फॉर्म्स का M वेक्टर, अच्छा ये इसका बन जाएगा M वेक्टर हो जाएगा A1 I प्लस B1 J प्लस हाँ जो भी है। और M2 वेक्टर क्या बनेगा? M2 वेक्टर हो जाएगा A2 I प्लस B2 J प्लस C2 K। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर की? M1 डॉट M2 इक्वल टू 0। तो M1 डॉट M2 अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? M1 डॉट M2 क्या बनेगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट M1 डॉट M2 क्या होगा? IJK में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? अच्छा, इनका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल जो करते हैं तो वो हो जाएगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 गुड गुड। तो दिस इंप्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो अगर परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आता है कार्टेशियन फॉर्म में, तो तुम्हें ये देखना है कि ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। समझ आ गई बात? और इसी तरह से ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, अगर एंगल निकालना आता है तो तुम सीधा M1 M2 वेक्टर लिखो और ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन परपेंडिकुलरिटी चेक करनी होती है तो डायरेक्ट इस कंडीशन को लर्न कर लोगे, ये वाली कंडीशन को। M1 M2 से भी कर सकते हैं बट इसी को लर्न कर लो। और सेकेंड, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो अगर L1 L2 पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब M1 M2 पैरेलल होगा। और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी जो ये कंपोनेंट्स होते हैं उसके बीच में क्या रिलेशनशिप बताया था मैंने? देन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूंगी M1 इक्वल टू सम P टाइम्स M2, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे M1 इक्वल टू P टाइम्स M2 करोगे तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट बन जाएगा। ये मैंने पहले भी तुम्हें प्रूव करके दिखाया, तो इसको याद कर लो। तो पैरेलल लाइंस में क्या है? A1 by A2 इक्वल टू M1 by M2 इक्वल टू C1 by C2 होता है, और परपेंडिकुलर लाइंस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। तो ये याद करना है कार्टेशियन के लिए।
ये याद करना है वेक्टर के लिए, और ये एंगल निकालने का फॉर्मूला याद करना है। ये समझ आ गई बात? हाँ ठीक है, तो अब इसको जैसे कल डन करके बैठना, तो मैं इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस करा दूंगी।